हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेंडल एंड मेंडल्स वर्क्स। मेंडल और मेंडल के द्वारा कार्यों के बारे में हम समझने वाले हैं। मेंडल का जो नाम है वो जोहान मेंडल है और उन्हें एक उपाधि मिली थी जिसको उपाधि को ग्रेगर की उपाधि मिली थी, इसलिए इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये महान वैज्ञानिक जो कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम सबसे पहले प्रस्तावित किए थे, इन्होंने दिए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मेंडल की लाइफ कैसे रही है, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। मेंडल ने एक पौधे का चयन किया जो कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है और आप जानते भी हैं ये एक मटर का पौधा है। तो उन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया उसके बारे में, मटर के पौधे में कौन जो 7 जो लक्षण थे, कैरेक्टर्स जो थे, उन्होंने वो कौन से 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। मेंडल को जो सफलता मिली वो क्यों मिली, अन्य वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिली। यानी मेंडल को ही इतने सारे वैज्ञानिकों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन इन्हें ही सफलता क्यों मिली। उसके बाद में हम समझेंगे कि मेंडल को जब वो जीवित थे तब उनके कार्यों को क्रेडिट नहीं दिया गया है, उनकी डेथ के बाद में उनके कार्यों के बारे में विस्तार से पता चला है। देन हम समझेंगे कि डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स क्या है, यानी आनुवांशिकी का विभाजन कैसे किया गया है। उसके बाद में हम समझेंगे कि मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिकी से संबंधित कुछ जीव कुछ काम में लिए जाते हैं उनके बारे में। एंड लास्ट में हम कुछ आनुवांशिकी में काम में आने वाली कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले उनके जीवन के बारे में, यानी मेंडल लाइफ एंड वर्क के बारे में। तो आपको नाम पता ही चल गया कि मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का जो नाम है वो तो जोहान मेंडल है, लेकिन इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है क्योंकि ग्रेगर तो इनकी एक उपाधि मिली हुई है इनको। मेंडल का जो जन्म हुआ वो 22 जुलाई 1822 इन हाइंसिस विलेज में हुआ है, जो कि मोराविया ऑस्ट्रिया में स्थित है। वर्तमान में जो ऑस्ट्रिया है उसका विभाजन हो चुका है, वो एक चेक रिपब्लिक में डिवाइड हो गया है, यानी ऑस्ट्रिया अब अलग कंट्री है और चेक गणराज्य जो है वो अलग कंट्री बन गया है। लेकिन जब शुरू में ये ऑस्ट्रिया का ही भाग था, जो कि ऑस्ट्रिया पहले डिवाइड होकर चेकोस्लोवाकिया में बदला, यानी ऑस्ट्रिया अलग था, उससे अलग होकर एक चेकोस्लोवाकिया बना। वहाँ पर भी 2 अलग अलग भाग बने, लेकिन हमें महत्वपूर्ण जानकारी यही रखनी है कि मेंडल का जो जन्म हुआ था वो मोराविया ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये जो मोराविया है वो जगह चेक रिपब्लिक में है, चेक गणराज्य में है। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 ब्रुन शहर में हुई थी इनकी मृत्यु। मेंडल वाज बोर्न जोहान मेंडल इनटू ए पुअर फार्मर फैमिली। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। सो इनकी कोई जो हायर स्टडी थी वो उनकी बाद में हो पाई है, जब उन्होंने कुछ मोंक के रूप में काम किया था, कुछ समय पादरी के रूप में जब काम किया, इनकी रुचि देखी गई, उसके बाद में इन्होंने हायर स्टडी के लिए वो वियना गए थे। इन 1947 मेंडल बिकम्स ए मॉन्क इन ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। जो 1947 में मेंडल एक पादरी के रूप में काम किया और वो जगह थी ब्रुन शहर में। ब्रुन भी शुरू में ऑस्ट्रिया का ही भाग था, बाद में ये जो ब्रुन शहर है वो चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक का भाग बन गया था। इन 1949 द मेंडल वाज अवार्डेड इन ग्रेगर मेंडल ऑनर। जो मेंडल थे उनको ग्रेगर की जो उपाधि मिली थी वो 1949 में मिली थी। इन 1951 मेंडल वेंट टू द वियना यूनिवर्सिटी। 1951 में मेंडल वियना यूनिवर्सिटी गए, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, फॉर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस फॉर 3 ईयर्स एक्चुअली। 1951 से लेकर
1953 तक इन्होंने अपनी स्टडी पूरी की, यानी इन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और नेचुरल साइंस में इन्होंने 3 वर्ष तक वहाँ पर अध्ययन किया। देन वो वापस आए और उन्होंने जो जहाँ पर ये पादरी के रूप में काम कर रहे थे, जो कि ब्रुन शहर है, वहाँ पर ये पादरी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर आकर मटर के पौधे पर काम किया। तो मेंडल वर्क ऑन 22 वैरायटीज़ ऑफ पी प्लांट्स, जो मटर के लगभग 22 अलग अलग वैरायटीज़ जो हैं उन पर उन्होंने काम किया। लगभग उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 8 ईयर तक इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया था। ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन 1865। इन्होंने अपना जो कार्य था वो 1865 में 2 अलग अलग मीटिंग में इन्होंने अपने कार्य को प्रदर्शित किया इन फॉर्म ऑफ ए पेपर इन फ्रंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ब्रुन शहर में एक सोसाइटी एस्टेब्लिश थी जहाँ पर जो रिसर्च से संबंधित वहाँ कुछ मीटिंग कार्य किया जाता था, यानी रिसर्च का जो कार्य किया जाता था उसको पब्लिश करना था या वहाँ पर उनको प्रस्तुत किया जाता था। तो 1865 में जो मेंडल थे उन्होंने 1865 में 2 अलग अलग मीटिंग में अपने पेपर को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन के सामने प्रस्तुत किया। देन 1866 ही वर्क पब्लिश, उनका जो कार्य था वो पब्लिश हुआ, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन बाय द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स। इनका जो पब्लिकेशन था उसका टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड था, लेकिन किस में वो पब्लिश हुआ, वो था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, यानी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन के द्वारा हर साल एक प्रोसीडिंग जर्नल्स निकाले जाते हैं, उनमें उन्होंने अपना कार्य को पब्लिश किया और वो जो कार्य का जो नाम था वो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स के नाम से पब्लिश करवाया उन्होंने। अब हमें ज्ञात है कि जब मेंडल जीवित थे, या आपने सुना भी होगा, मेंडल जब जीवित थे तब तक उनके कार्यों को प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन बाद में इनके कार्यों को खोजा गया। इन 1900 में द वर्क वाज इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर बाय 3 बॉटनिस्ट। 3 अलग अलग बॉटनिस्ट के द्वारा स्वतंत्र रूप से उन्हीं के परिणामों तक पहुंचा गया। जो वैज्ञानिक थे हुगो डी व्रीज जो कि हॉलैंड से संबंधित थे, कार्ल कोरेंस जो जर्मनी से थे, और एरिक शेरमॉक वो ऑस्ट्रिया के थे। इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को रीडिस्कवर किया और बाद में जाकर, क्योंकि मेंडल की मृत्यु जो हो गई थी 1884 में हो गई थी, लेकिन इनके कार्यों को 1900 में वापस खोजा गया और उसी रिजल्ट पर वो ये वैज्ञानिक भी सेम उसी रिजल्ट पर पहुँचे और उन्होंने मेंडल को तब उसके कार्यों को क्रेडिट मिला। तो हम आगे समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे कि उनको क्यों उनके जीवित रहते हुए क्यों नहीं क्रेडिट मिला, वो आगे हम समझेंगे। अब हम ये समझते हैं कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके बारे में समझते हैं। वाई द मेंडल चूज़ गार्डन पी बिकॉज, इसके बारे में समझते हैं। गार्डन पी जो है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसे पाइसम सटाइवम, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम एक एक रीज़न जानते हैं, जिसकी जो रीज़न रहे हैं कि मेंडल जो मटर है उस मटर के पौधे को चुना। सो फॉरमोस्ट वाज हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट द स्वीट पी प्लांट दैट इज़ द पाइसम सटाइवम। ये उनका लक था, ये उनका वो बड़े भाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पी प्लांट को चुनना ही उनको एक सफलता मिली है, ये मान सकते हैं हम, क्योंकि पी प्लांट में कई तरह के और भी वजह थे और उनमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार थे जो उनको मिले थे। वो पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। द प्लांट इज़ ईजिली टू कल्टिवेट। एक तो ये है कि उन जो मटर का पौधा है उसको ईजिली ग्रो करवाया जा सकता है, उसको आसानी से कल्टिवेट किया जा सकता है, एक कारण तो ये था। देन सेकेंड रीज़न, प्रोड्यूस न्यू जनरेशन क्विकली। अगर मटर के पौधे को ग्रो करवाना है तो आसानी से 3 से 4 महीनों में दूसरी जनरेशन, यानी एक जनरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी हमें सीड मिल जाते हैं। सो इसको एनुअल प्लांट्स के रूप में जाना जाता है।
यानी हमें विदिन 1 ईयर में हमें सीड आसानी प्राप्त किए जाते हैं, यानी अपने रिजल्ट जो हैं वो जल्दी से मिल जाते हैं। अब उन्होंने किसी घोड़े पे किया होता, हाथी पे किया होता, तो उनको रिजल्ट के लिए बहुत समय, लंबे समय तक वेट करना पड़ता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही पौधा सेलेक्ट किया जो कि बहुत जल्दी से उसकी जनरेशन मिल जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न था वो है डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। उन्होंने जो मटर का जो पौधा लिया है उसमें जो भी कैरेक्टर्स उनको जो दिखाई पड़ रहे थे उसको आसानी से पहचाना जा सकता था। ये उनके लिए अच्छी बात है कि कोई कैरेक्टर्स हमें दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारे से रिजल्ट हमारे उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सो फिजिकल कैरेक्टर्स इजीली मटर के पौधे में आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं, तो ये उनके लिए एक मटर के पौधे में एक अच्छी बात ये रही है। हेल्दी एंड प्योर ब्रीड वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट्स आर अवेलेबल। अब स्वस्थ और प्योर ब्रीड वेराइटीज़, यानी जो बिल्कुल स्वस्थ और प्योर ब्रीड का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी तरह के दूसरे कैरेक्टर्स की मिलावट नहीं हो, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि मटर का जो पौधा होता है कि वो अगर लंबा है तो उसकी कितनी ही जनरेशन ग्रो करवा लो, वो उसकी सभी जनरेशन उनको आपस में इंटरब्रीड करा के उनकी पूरी जनरेशन लंबी ही पैदा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो पौधा प्योर होता है। और मेंडल के ये प्योरिटी क्यों है? ड्यू टू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से ही इनकी प्योरिटी बनी रही है, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है उसमें जो फ्लावर होता है वो क्लोज प्रकार का होता है, यानी उसमें आंतरिक जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जिससे प्योर कैरेक्टर बने रहते हैं। नेक्स्ट है इन पी प्लांट मैनी कैरेक्टर्स आर शोड इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। यानी मेंडल ने जो मटर के पौधे को सिलेक्ट किया है उसमें कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट तरीके थे, यानी उनमें जैसे कि एक लंबा एक बोना, तो ये बिल्कुल दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स थे जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। फ्लावर कलर देखा, बैंगनी कलर के फ्लावर थे, वाइट कलर के फ्लावर थे, तो बिल्कुल कलर में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है, बिल्कुल हमें इजीली वो कैरेक्टर्स दिख सकते हैं और इनमें कॉन्ट्रास्ट होता है ये, तो ये भी उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। ही अडॉप्टेड एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसका कारण एक और रहा है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई एंड इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। और इससे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि इनको मैथमेटिक्स का, स्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान था, इस वजह से भी उन्होंने जो अपने रिजल्ट थे उनके फाइनली जो इंटरप्रिटेशन था वो कर पाए। द लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ पी दैट वर अवेलेबल। उस समय बहुत प्रकार की जो मटर की जो वैरायटी थी उस समय अवेलेबल थी। अलग अलग वैरायटी में अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे उनके लिए उनमें प्योरिटी, जेनेटिकली वो प्योर थे, और उनमें जो कैरेक्टर्स थे वैरायटी में डिफरेंट तरह की वैरायटी थी और उसमें वैरायटी में अलग अलग ट्रेड्स थे और जेनेटिकली वो प्योर भी थे। उसके अलावा भी कुछ कारण रहे हैं। द पी प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग। यानी जो पी प्लांट्स जो होता है उसके द्वारा बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि उनके द्वारा खूब एक मटर के पौधे में लगभग 7 से 10 बीज का निर्माण हो जाता है, ये हम देखते भी हैं। विच अलाउ मेंडल टू डिटेक्ट मीनिंगफुल मैथमेटिकल रेशियो इन द ट्रेड्स। सो उनको ये एक उनके लिए एक मीनिंगफुल डेटा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि 1 या 2 मटर के पौधे अगर मटर के बीज बन रहे हैं तो उनसे कुछ खास नहीं मिल पा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा लगभग ज़्यादा संख्या में सीड मिल रहे हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो रीजन रहा है, फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। इनका जो फ्लावर होता है, इनका जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी उसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही में पाए जाते हैं। एंड सेक्स आर कवर बाय पेटल्स, और सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेटल्स के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है थ्रू आर्टिफिशियली। इनमें कृत्रिम माध्यम से क्रॉस फर्टिलाइजेशन, परनिषेचन भी करवाया जा सकता है। परनिषेचन करवाने के लिए या हम कैसे करें, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम समझते हैं। उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, क्योंकि कई बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इमैस्कुलेशन क्या होता है। द टर्म गिवन फॉर
procedure of removing stamen or anther, or we said that male part of flower from a bisexual flower। यानी एक द्विलिंगी पुष्प में से अगर हम स्टेमन को या एंथर को उस पुष्प से अलग कर दें तो उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को हम इमस्कुलेशन कहते हैं। स्टेमन्स आर रिमूव बाय फोर्सेप, ये चिमटी से हटाई जा सकती है, और बाय हैंड टेकिंग केयर दैट अदर फ्लावर पार्ट इज़ नॉट हार्म, कि हम इस तरह से इनको एंथर को रिमूव करें या स्टेमन को रिमूव करें कि पुष्प के जो अन्य भाग है वो उसको नुकसान नहीं हो। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। एंड प्रमोट आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे कि हम आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवा सकते हैं। जैसे कि ये एक पुष्प यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये मेल पार्ट बताया हुआ है, और जो आगे जो पार्ट है स्टिग्मा, जो ऊपर का पार्ट है आगे ओवरी है, ये फीमेल फ्लावर का पार्ट है। नेक्स्ट जो है इसमें इन जो पोलन्स हैं इनको यहाँ से हटाया जा सकता है, या किसी दूसरे पुष्प के ऊपर ये एंथर या जो स्टेमन्स हैं वो दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी इसको एक पौधे से इन एंथर्स को हटाया जाए। इस प्रोसीजर को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब मेंडल के द्वारा वो कौन से 7 कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स में, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें याद भी नहीं रह पाते हैं कई बार, तो हमें इनको एक एक करके हम या ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पौधे की लंबाई से शुरू करते हैं, यानी पौधे की लंबाई या स्टेम की लंबाई, स्टेम लेंथ यानी तने की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि तना जितना बड़ा होगा उतना ही पौधा लंबा होता है। सो हम ये कह सकते हैं स्टेम लेंथ और प्लांट लेंथ। सो डोमिनेंट ट्रेड्स में देखें, यानी जो कि प्रभावी जो होता है वो टॉल होता है, और अप्रभावी जो होता है जिसको हम अंग्रेजी में रेसेसिव के रूप में जानें वो ड्वार्फ होता है, यानी बोना। लंबे और बोने पौधे, 2 तरह के पौधे हो सकते हैं, या 2 तरह के ये कैरेक्टर्स ले रहे हैं हम। नेक्स्ट जो है स्टेम के बाद में फ्लावर पोजीशन, यानी पुष्प की जो स्थिति होती है वो एक मटर के पौधे में किस स्थिति पर होगा, वो एक्सियल होगा, यानी जैसे कि एक मटर का पौधा है उसमें कहाँ पर वो लगा हुआ है, वो पुष्प कहाँ लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है तो वो एक्सियल हो गया। टर्मिनल का मतलब ये हो गया कि वो इनके टॉप वाले रीजन पर फ्लावर लगा होता है, तो उसको हम टर्मिनल पोजीशन कह रहे हैं। सो फ्लावर या तो एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है, जिसको हम अक्षीय कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्लावर कलर, जिसको हम कई बार कोट कलर भी कहते हैं। जो फ्लावर कलर है वो वायलेट और पर्पल हो सकता है और वाइट हो सकता है। वायलेट और पर्पल जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेड होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, और वाइट रेसेसिव होता है यानी अप्रभावी होता है। अब यहाँ पर कोट कलर भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो फ्लावर जो कलर है वो उसका जो पार्ट होता है वही फ्यूचर में जाकर कोट कलर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमें दोनों कैरेक्टर्स साथ में ध्यान रखना है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, क्योंकि फ्लावर कलर जो होता है वो जो कैलिक्स के बाद में होता है कोरोला, कोरोला का जो कलर होता है वही आगे जाकर सीड कोट का निर्माण करता है, और वो कलर अगर डोमिनेंट रहता है तो उसका मतलब ये है कि वो वायलेट कलर का होगा, अगर रेसेसिव है इसका मतलब वो वाइट है। देन फ्लावर के बाद में हम समझते हैं पोड शेप, यानी जो फली की जो शेप है वो कैसी होगी, वो या तो इन्फ्लेटेड हो सकती है जिसको हम फुल फॉर्म में वो फूली हुई हो सकती है, या कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी संकीर्णित हो सकती है, सिकुड़ी हुई रह सकती है। नेक्स्ट है पोड कलर, जो फली है उसका रंग हो सकता है वो या तो ग्रीन होगा, ग्रीन का मतलब वो डोमिनेंट होगा, येलो होगा इसका मतलब वो रेसेसिव ट्रेड्स होगा, या हम इसको अप्रभावी लक्षण के रूप में समझ सकते हैं। कोटिलीडन कैरेक्टर्स, जिसको हम सीड कलर भी कहते हैं, क्योंकि
कोटिलिडन कलर ही सीड कलर होता है, जो कि येलो हो सकता है, येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रेसेसिव हो सकता है। सीड फॉर्म और सीड का शेप कैसा होगा, वो राउंड हो सकता है या रिंकल हो सकता है, गोल या झुर्रीदार हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 7 जो कैरेक्टर्स थे मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनके दौरान इन 7 कैरेक्टर्स को काम में लिया था। स्टेम लेंथ, देन फ्लावर, दो जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लावर के हैं, इसके बाद में 2 पोड के हैं, देन इसके बाद में ये कोटिलिडन कलर्स हैं एंड सीड फॉर्म्स हैं, जिनको कई बार हम सीड फॉर्म और सीड कलर से भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, इन कलर को पैटर्न हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि प्लांट की साइज़ हो गई, प्लांट साइज़ या तो बड़ा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। यानी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये होते हैं सभी रेसेसिव, जिनको हम हिंदी में कहें तो अप्रभावी होंगे, और ऊपर के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रभावी यानी डोमिनेंट होंगे। फ्लावर लोकेशन ये हो सकती है एक्सियल, यानी ये साइड में लगी हुई है देखो फ्लावर, और यहाँ पर टर्मिनल टॉप पर लगे हुए हैं। फ्लावर का कलर हो सकता है, फ्लावर पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है। पोड का जो कलर होगा वो या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, यानी फली का जो रंग होगा। देन पोड का शेप या तो इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई हो सकती है या कंस्ट्रिक्टेड या संकीर्णित होगी। सीड का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। सीड का शेप राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं आप। अब हम समझते हैं मेंडल्स मेथड ऑफ स्टडी, और वी से दैट वाई मेंडल गोट सक्सेस, या हम ये कह सकते हैं कि मेंडल को सफलता क्यों मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कई बातें तो इसमें जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको समराइज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द मैथमेटिकल अप्रोच एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड्स। मेंडल जो है वो उनमें साइंटिफिक अप्रोच थी, वो काफ़ी कुछ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, और उनकी मैथमेटिक्स वैसे ही अच्छी थी। तो इस हिसाब से जितने भी रिकॉर्ड थे उन्होंने मेंटेन किया है। मेंडल चूज़ द पी प्लांट, ये भी उनका कारण रहा है कि उनको सफलता मिली, क्योंकि उनको पी प्लांट को ईजी मेंटेन किया जा सकता है, आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ही ओनली चूज़ दैट कैरेक्टर दैट वर कॉन्ट्रास्टिंग, उन्होंने वही लक्षण लिए जो कि एक दूसरे में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थे, यानी उनमें आसानी से डिफरेंस किया जा सकता था। ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने लिए हैं। उन्होंने पी प्लांट्स को लिया जो कि बाइसेक्सुअल, एनुअल, और इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, ये भी उसका कारण रहा है। मेंडल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट अप टू 2nd and 3rd जनरेशन। ये महत्वपूर्ण बात थी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक जनरेशन तक ही नहीं, उनकी 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन तक भी उनकी स्टडी की। ये उनके सक्सेस के पीछे कारण रहा है। मेंडल वाज लकी दैट ऑल कैरेक्टर्स ही चूज आर रेगुलेटेड बाय जीन्स दैट आर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इस मामले में मेंडल बहुत लकी रहे कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं, जो लक्षण लिए हैं, वो क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे। यानी उनकी साथ साथ जो इनहेरिटेंस है वो नहीं हो रही थी, उनकी जो वंशानुगति वो अलग अलग क्रोमोसोम के कारण वो कैरेक्टर्स को आसानी से स्टडी कर पाए। मेंडल ओनली परफॉर्म ए डाईहाइब्रिड क्रॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जब स्टार्टिंग किया एक्सपेरिमेंट करना, तब उन्होंने एक समय में एक ही कैरेक्टर को चूज़ किया। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया, उसके बाद में उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस को करना शुरू किया। यानी उन्होंने पहले एक कैरेक्टर्स को देखना शुरू किया, जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तब उसके बाद में उन्होंने एक साथ 2 कैरेक्टर्स लेकर उन्होंने अपना काम करना प्रारंभ किया। ही केयरफुली ऑब्जर्व द रिजल्ट एंड एनालाइज, यानी स्टैटिकल, उन्होंने जो कैरेक्टर्स थे उनके रिजल्ट को केयरफुली ऑब्जर्व किया, यानी बहुत ध्यानपूर्वक उनको रिजल्ट को बनाकर उनको एक स्टैटिकल फॉर्म्स में उनके फाइंडिंग्स बताए फाइनली, एंड रिकॉर्डेड ऑल द रिजल्ट्स। उन्होंने अपने जो रिजल्ट थे वो रिकॉर्ड में रखे। मेंडल चूज़ पी प्लांट्स दैट वार जेनेटिकली प्योर। मेंडल ने जो पी प्लांट्स जो सेलेक्ट किया था, मटर का पौधा जो सेलेक्ट किया था, वो प्योर था। ये भी उनकी सफलता के पीछे कारण रहा था। द मेन रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल वाज दैट ही took one characters at one time in his experiment of hybridization। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में एक समय में एक ही कैरेक्टर्स लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण उनके रीजन माना जाता है कि उनको सफलता मिली।
और इसके अलावा मटर के पौधे ही अपने आप में उनके लिए सफलता का कारण रहा है। दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेटेड ईजी टू परफॉर्म। और मेंडल के जो मटर का पौधा जो मेंडल ने लिया था वो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, लेकिन उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी हम कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिससे मेंडल को सफलता मिली है। इनके नियमों और जो इनके द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए गए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब ये तो बात हुई कि मेंडल को सफलता क्यों मिली। अब हम ये समझते हैं कि मेंडल को उनके जीवन काल में जीवित रहते हुए उनको उनकी कार्य को क्रेडिट क्यों नहीं मिली, यानी वाई मेंडल डू नॉट क्रेडिट हिज वर्क ऑन हिज टाइम। या जब वो जीवित थे तब उनके कार्यों को एक क्रेडिट नहीं मिला। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण एक बुक थी, एक किताब थी, एक पुस्तक थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ इन 1859 में एक बुक पब्लिश हुई, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। बुक वाज पब्लिश बाय चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक किताब पब्लिश की गई थी जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है, ऑन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो बायोलॉजिस्ट माइंड वर प्री ऑक्यूपाई विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के संदर्भ में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की एक बुक पब्लिश की थी। तो मोस्ट ऑफ लोग उसी में जो साइंटिफिक लोग थे वो इसी में एंगेज थे। ही यूज स्टैटिकल मेथड्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक फॉर रिजल्ट एनालाइज। इन्होंने अपने जो रिजल्ट जो तैयार किए थे वो स्टैटिकल फॉर्म में थे और मैथमेटिकल फॉर्म में थे, यानी सांख्यिकीय रूप में और गणितीय रूप में थे। सो दीज मेथड्स वर अननोन टू द मोस्ट ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस समय मतलब लोगों को जो साइंटिफिक अप्रोच थी उस समय स्टैटिक्स का इतना और गणित का इतना ज्ञान नहीं था जितना उन्होंने मेंडल ने जितना अप्लाई किया था। मेंडल वर्क ऑन हॉकवीड हायरेसियम बट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। मेंडल ने एक और प्लांट पर काम किया था, हॉकवीड पर, हायरेसियम पर, लेकिन उन्होंने सेम रिजल्ट नहीं पाए। ये भी एक माइनर कारण रहा है कि उन्होंने उस समय उनको क्रेडिट नहीं मिला। मेंडल डिड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने कोई भौतिक रूप से कोई प्रूफ प्रस्तुत नहीं किया कि ऐसे कोई फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि फैक्टर को जो उन्होंने, फैक्टर तो आप जानते ही हैं, मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था और उस समय जीन की जानकारी नहीं थी। ये कुछ कारण थे जिससे मेंडल को उनके जीवन काल में उनको क्रेडिट नहीं मिला है। नेक्स्ट हम समझते हैं डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी के जो अलग अलग विभाजन है उसके बारे में समझते हैं। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर डिसिप्लिन्स। इनको 3 अलग अलग सब डिसिप्लिन्स में बांटा गया है। एक है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड वन इज़ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये है तो अलग अलग ब्रांच, लेकिन एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। हम इनके बारे में एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। इसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स एनकम्पासेस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। इसके अंदर हम हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल एंड हाउ ट्रेड्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लक्षण हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पास हो रहे हैं। दिस एरिया एड्रेसेस द रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोम एंड हेरिडिटी। ये जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है, जिसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, ये क्रोमोसोम और उसकी आगे वंशानुगति कैसे हो रही है उस पे फोकस है। साथ ही साथ द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीनों का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, एंड जीन मैपिंग, और जीन की मैपिंग किस प्रकार से होती है, इनके बारे में इस ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं। द फोकस इज़ ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे फोकस किया जाता है। हाउ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड इट्स जेनेटिक मेकअप्स एंड हाउ इट पास इन जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशंस। पर्टिकुलर इसमें फोकस जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है, इसमें एक समय में एक इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम डिवीज़न देखते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स।
सामान्यतः जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में इसके जो डिवीज़न में जो सेकंड पार्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसको हम अलग रूप में पढ़ते हैं, हमारे बीएससी की बुक्स में इसको अलग रूप में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कंसर्न विद द केमिकल नेचर ऑफ जीन इटसेल्फ, यानी जो जीन है इनके केमिकल नेचर के बारे में इसमें हमारा ध्यान रहता है, फोकस रहता है। हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ एनकोडेड, कैसे कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोड की जाती है, रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है और उनका एक्सप्रेशन किस प्रकार से होता है। मीनिंग क्या है, इसमें हम सेलुलर प्रोसेस में जैसे कि रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए का अगर कोई डिवीज़न हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जीन का रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में किया जाता है। यानी इट इंक्लूड द सेलुलर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन by which genetic information is transferred from one molecule to another, and gene regulation, the process that control the expression of genetic information, इसको हम अलग सेगमेंट के रूप में पढ़ते हैं। The focus is molecular genetics is gene, its structures, organization and its functions, यानी इसमें जीन, इसकी संरचना कैसी होती है, इनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस प्रकार से होता है, उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ में ये कुछ फॉर्म्स दिखाए गए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, जो कि हो सकता है कि ये डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, तो इनकी प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन थर्ड वन इज़ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसको भी हम अलग सब डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक्सप्लोर्स द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी इसमें पॉपुलेशन में जेनेटिक कंपोजिशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एंड हाउ दैट कंपोजिशन चेंजेस जियोग्राफिकली एंड विद इन द पासेज ऑफ टाइम, यानी ये जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कैसे बदलता है, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे इनमें चेंजेस आते हैं और समय के साथ में इसमें क्या बदलाव आता है वो भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे कि जीन पूल है, उसके बारे में हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही देखते हैं। Because evolution is a genetic changes, population genetics is fundamentally of the study of evolutions, यानी population genetics को हम मुख्य रूप से evolution में पढ़ते हैं। कारण क्या है, क्योंकि समय के साथ जो बदलाव आता है एक population में, उसी में हम अध्ययन करते हैं। The focus of population genetics is the group of gene found in a population, यानी इसमें आ गई बात group of genes का। जैसे कि यहाँ पर एक बीटल है, इसमें इसकी पॉपुलेशन किस प्रकार से होती है, इसमें जीन किस तरह से, इनमें जेनेटिक कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडल जेनेटिक्स जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में। हमारे लिए पहले, अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, लेकिन शुरू में 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जेनेटिक्स की जो कुछ स्टडी है उनमें काम में लिया जाता था, जिसके बारे में आपने सुना भी है। जैसे कि ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम के रूप में आप देख सकते हैं। एस्चेरिया कोलाई, जिसको ई कोलाई के रूप में जानते हैं, ये कि एक बैक्टीरियम प्रेजेंट इन गट ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन है और अदर जो मैमल्स हैं उनकी गट में, आहार नाल में ये पाए जाते हैं। सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस एक निमेटोड है, जो कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। इसको भी निमेटोड्स के एक सैंपल के रूप में अध्ययन किया जाता है, मॉडल जेनेटिक्स के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। एरेबिडोप्सिस थालियाना, इसके थैलेक्रेस प्लांट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इसको भी मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में काम में लिया जाता है। मस्कुलस, इसको हाउस माउस भी कहते हैं। एंड सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको बेकर यीस्ट कहते हैं, ये एक फंगाई है, इसको भी हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी हैं जिनको हम जेनेटिकल मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन हम मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने के लिए इनमें कुछ खास विशेषता होती है, इसलिए इनको काम में लेते हैं।
वो क्या बातें हैं उनको हम समझते हैं। ऑल पोजेज लाइफ साइकिल एंड ट्रेड्स दैट मेक देम पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी इंक्लूडिंग, यानी उनकी लाइफ साइकिल कुछ ऐसी होती है, उनके करैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनको मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि ए शॉर्ट जनरेशन टाइम, इनके जनरेशन का टाइम छोटा होता है, इनके जो प्रोजेनी होती है वो लार्ज होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, बट मैनेजेबल नंबर ऑफ प्रोजेनी, और इनकी जो प्रोजेनी है उनकी प्रोजेनी को मैनेज किया जा सकता है। अडेप्टेबिलिटी टू ए लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, इनको लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट में आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं। एंड एबिलिटी टू हाउस एंड प्रोपागेट इनएक्सपेंसिवली, इनको ज़्यादा कोई रख रखाव करने में, इनको रियरिंग करने में कोई ज़्यादा कोई महंगा, या हम कह सकते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं लगती है, आसानी से इनको पाला जा सकता है। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में काम में लिया गया है, तो उसमें है न्यूरोस्पोरा क्रेसा जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जियामेज कॉर्न मक्का, डेनियो रेरियो जेब्राफिश है जो कि यहाँ दिखाई गई है, जेनोपिस लेविस क्लोर फ्रॉग, ये एक मेंढक है। तो ये भी कुछ मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो 6 जो हैं इनको तो हमें ध्यान में रखना ही है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, एस्चेरिया कोलाई, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, देन एरिबुटोप्सिस थालियाना, मस्कुलस एंड सेक्रोमाइसेस सेरेवेसे जिसको बेकर यीस्ट कहते हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा वो कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स में जो यूज़ की जाती है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन के बारे में। जीन क्या होता है? ए जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को फिजिकली भौतिक और आधारभूत इकाई माना गया है आनुवंशिकी की। जीन आर मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जीन वास्तव में क्या है? एक डीएनए का सीक्वेंस होता है। एंड आर अरेंज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद में दूसरी जीन व्यवस्थित होती है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं जैसे कि ये क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। इनके ऊपर कुछ जो डीएनए होता है, इस डीएनए पे जो सीक्वेंस को जो होता है उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर कोई एरिया जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए एनकोड होता है, वो पर्टिकुलर किसी करैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उस सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं सामान्य रूप से। हम बिल्कुल सिंपल रूप से ये कह सकते हैं कि जो जीन होता है वो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, जीन क्या है? डीएनए का सीक्वेंस होता है। एंड आर अरेंज वन आफ्टर अनदर एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ऑन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। एक जो क्रोमोसोम होता है उसमें पर्टिकुलर एक लोकेशन पर जीन स्थित होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कोई जीन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर ही अरेंज रहती है, तो जीन ऐसे होते हैं। मेंडल प्रपोज दिस टर्म इज़ फैक्टर। मेंडल को जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम समझते हैं, दैट इज़ द एलील्स। एलील क्या होते हैं? तो वन ऑफ टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन का दो या दो से अधिक जो अलग अलग जो रूप होता है, उसी का जो रूपांतरित जो रूप होता है उसी को हम एलील कहते हैं। एक्चुअली जीन के दो या दो से अधिक जो रूप होते हैं उन्हीं को हम एलील्स कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का अल्टरनेट फॉर्म वो एलील्स होता है। ईच जीन मे एग्जिस्ट इन अल्टरनेट फॉर्म नोन एज एलील्स विच कोड फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ ए पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। अब वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये दो क्रोमोसोम हैं, इनके ऊपर एलील्स हैं, ये दो एलील्स हैं। मान लीजिए कि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। अब ये एक ही करैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लेकिन सेम नहीं है, ये हिट्रो में फॉर्म है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देन जीनोटाइप क्या होता है? यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए इंडिविजुअल
फॉर एनी पर्टिकुलर करेक्टर्स, किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए, किसी एक विशेष लक्षण के लिए जो आनुवांशिक संगठन होता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और सेट ऑफ एलील्स पोजेज बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, या हम ये कह सकते हैं कि जो एलील्स का युग्म किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, उस एलील्स की जो युग्म है उसका जो सेट है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, यानी ये जेनेटिकली होता है। देन फिनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस फ्रॉम द जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस और मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टर्स, हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन, आनुवांशिक जो संगठन है, उसका किस रूप में फिजिकली वो हमें दिखाई पड़ेगा, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि इसको हम एक यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से समझते हैं कि जीनोटाइप है कैपिटल ए, तो इसका मतलब ये ग्रे कलर का है। स्मॉल ए है जीनोटाइप, इसका मतलब ये वाइट है। तो ये हो गया ए, यहाँ पर डोमिनेंट हो गया, स्मॉल ए यहाँ पर रेसेसिव हो गया। तो जिस अकॉर्डिंग जीनोटाइप होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका फिनोटाइप, यानी वो हमें बाहरी रूप से दिखाई पड़ेगा। हमें इसका जेनेटिक कंपोजिशन नहीं भी पता हो, लेकिन हमें उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, दैट्स इनफ, कि वो किस तरह का है, वो फिजिकली हमें कैसे दिखाई पड़ रहा है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। देन बात करते हैं लोकस, स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय एन एलील्स, एलील के द्वारा एक क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर कोई जगह जो होती है उसको हम लोकाई कहते हैं। और लोकस उसी का प्लूरल फॉर्म होता है, उसका बहुवचन रूप होता है। यानी लोकाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर, यानी क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ पर जीन स्थित होती है या कोई एलील स्थित होता है, उसको हम लोकाई कहते हैं।